नमस्कार बच्चों, मैं आपको टेंस सिखाने के लिए एक मेरा प्रयास शुरू कर रहा हूँ। तो अंग्रेजी में वाक्य का जो मूल निर्माण होता है वो टेंस के द्वारा ही होता है। तो हम टेंस को समझे बिना अंग्रेजी में व्याकरण के अन्य हिस्सों को नहीं समझ सकते। तो टेंस सीखने से पहले हमें कुछ वाक्य के जो मूल शब्द होते हैं उनको सीखना है। तो बच्चों, वाक्य के मूल शब्द जो मैंने यहाँ पर एक ये हेडिंग डाली है कि वाक्य के मूल शब्द। तो वाक्य के मूल शब्द क्या हैं और मूल शब्द क्यों कहा है? क्योंकि वाक्य तो बहुत बड़े छोटे भी होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वाक्य का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से 3 शब्द करते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला है जिसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है कर्ता। और वर्ब का मतलब है किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, तो वो क्रिया हो गई। और ऑब्जेक्ट का यहाँ मतलब है कि कर्ता के कार्य से प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं या वस्तु है वो क्या कहलाते हैं? वो कर्म कहलाते हैं, या फिर हम उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर्म जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर्म जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, जो व्यक्ति कर्म के रूप में है, यानी कर्म के रूप में कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वस्तु होती है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास एक वाक्य है, हमारे पास ये ऊपर जो वाक्य में लिखा है सबसे पहले कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें मैंने सबसे पहले राम की जो काम आ रही चीज वो है पुस्तक। तो ये पुस्तक एक वस्तु है, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और यदि इस प्रकार के वाक्य में ये कहो कि राम ने मोहन को एक पुस्तक दी, तो राम तो पुस्तक देने वाला हो गया और मोहन जो है वो पुस्तक लेने वाला हो गया। तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्यक्ति के रूप में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम इस वाक्य में जो हिंदी का एक वाक्य में दे रखा है, इसमें कर्ता कर्म क्रिया की बात करें तो राम पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक पढ़ने वाला राम है। तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और वो पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर हो गई वर्ब। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हो गया इसका कर्म, यानी जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इस प्रकार से छोटे वाक्यों में, यानी मूल जो स्केलेटन होता है वाक्य का, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर के। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। और आप अच्छी तरह ध्यान रखिए कि जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, और वर्ब होती है क्रिया, और जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है उससे जो प्रभावित हो रहा है वो होता है कर्म। तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आप इन 3 शब्दों की जो मूल इसकी कंसेप्ट है या अवधारणा है उसको आप अच्छी तरह याद रखें कि कर्ता, क्रिया और कर्म क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 शब्द हमने पहले स्पष्ट कर दिए हैं कि पहला होता है सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता कहते हैं, फिर होता है क्रिया, और फिर होता है कर्म। अब वाक्यों के अंदर जो है हम जब टेंस सीखेंगे तो बहुत ज्यादा जिक्र होता है, वो होता है सहायक क्रिया का। तो हम सहायक क्रिया की थोड़ी कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि सहायक क्रियाएं क्या होती है। तो सहायक क्रिया, तो जैसे शब्द से स्पष्ट है कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग
और क्रिया होगी वर्ब, यानी इसको अपने इंग्लिश में कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के नाम से स्पष्ट है कि जो क्रिया की सहायता करते हैं ऐसे शब्द क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो ये दो प्रकार की सहायक क्रिया होती है। नंबर एक होती है प्राथमिक सहायक क्रिया। पहली होती है प्राथमिक सहायक क्रिया। तो प्राथमिक सहायक क्रियाओं में बच्चों जैसे इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, had, shall, will, do, does और did। तो ये कुल जैसे आपके पास हो गई। तो इसमें बच्चों ये जो shall और will होते हैं ये वैसे टेंस में भी काम आते हैं, तो ये प्राथमिक सहायक क्रिया में भी होते हैं और ये मॉडल्स में भी होते हैं। तो इनको यदि हम दो को छोड़ दें तो हमारे पास प्राथमिक सहायक क्रियाएं बचती है 11। यानी शैल विल को हम छोड़ दें तो हमारे पास प्राथमिक सहायक क्रियाएं कितनी बचती है, 11 सहायक क्रियाएं बचती है। तो ये प्राथमिक सहायक क्रिया होती है 11। इसके अलावा कुछ मॉडल सहायक क्रियाएं होती है, तो वो होती है मॉडल सहायक क्रियाएं। तो वो भी सहायक क्रियाएं होती है, लेकिन चूंकि वो मॉडल्स के रूप में काम आती है जिसको हम अलग से मॉडल के सेक्शन में पढ़ेंगे, तो इसलिए उनको बोलते हैं मॉडल सहायक क्रियाएं। तो जैसे शैल, will, can, may, should, would, could, might और might के बाद हो गया must। must, ought to, OUGHT, ought to और needn't। इसके अलावा dare not और used to। तो ये कुछ होती है जो मॉडल सहायक क्रियाएं। तो हम यहाँ पर मूल रूप से जो है वो हम प्राथमिक सहायक क्रियाओं का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि टेंस में मुख्य रूप से यही काम आती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और डू, डज और डिड। तो ये आपके पास 11 होती है। मॉडल सहायक क्रियाएं होती है 13। तो कुल मिलाकर के आपके पास हुई 24 सहायक क्रियाएं। तो ये 24 सहायक क्रियाएं भी आपको हमेशा हर समय याद रहनी चाहिए। जब ये सहायक क्रियाओं का कहीं जिक्र होता है तो यही होती है सहायक क्रियाएं। तो मैं समझता हूँ कि अब वाक्य के मूल 3 शब्दों को पढ़ने के बाद शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जो मूल शब्द होते हैं, एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं कि जो काम को करने वाला होता है वो होता है कर्ता, और जो कार्य हो रहा है यानी जो किसी कार्य का होना या करना है वो हो गया क्रिया, और कर्ता के द्वारा जो प्रभावित हो रहा है वो होता है कर्म। तो 3 जो है वो शब्दों को आप बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखें बच्चों कि ये 3 शब्द कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होता है। कोई भी आपका हिंदी वाक्य हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, पहले आप जो है वो
ढूंढ करके इन 3 शब्दों को आप लाएंगे और फिर उनको स्ट्रक्चर के अनुसार या फॉर्मेट के अनुसार जमाएंगे, फिर वाक्य का निर्माण करेंगे। तो बाकी वाक्य जो होते हैं, जैसे चाहे विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, या स्थान सूचक शब्द होते हैं, या अपने कह सकते हैं कि समय सूचक शब्द होते हैं, वो यथास्थान अपनी स्थिति बताने के लिए पर्याप्त होते हैं। जैसे एडजेक्टिव हैं तो वो विशेषण होते हैं, तो वो आपको पता है कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वो संज्ञा से पहले लिखे जाएंगे। एडवर्ब होंगे तो क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं, तो वर्ब से पहले आते हैं। स्थान सूचक शब्द है वो वाक्यों के लगभग बाद में रहते हैं, अंत में, जैसे समय सूचक शब्द होते हैं। तो वाक्य को बड़ा देख करके नहीं घबराना चाहिए कि वाक्य बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूं। हमें सिर्फ जो पहले 3 शब्दों को सीखना है, इनकी पहचान सीखनी है कि ये 3 शब्द क्या हैं। तो 3 शब्द हमारे बार बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि पहला शब्द होता है कर्ता, ये आप देख रहे हो, दूसरा होता है क्रिया और तीसरा होता है कर्म। तो ये वाक्य में मैं एक थोड़ा सबसे नीचे ये लिख रहा हूँ कि एक वाक्य जो मूल चाहे किसी टेंस का हो, वो मूल वाक्य ऐसा ही होता है। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है और दूसरे नंबर पर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, तीसरे नंबर पर जो है वो मैन वर्ब आती है जिसको हम क्रिया कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ बचे तो वो एटसेट्रा में अंत में वाक्य की लिखा जाता है। देखो बच्चों, इस प्रकार से ये एक वाक्य का सामान्य निर्माण है। और चाहे किसी टेंस का वाक्य हो, ये मूल शब्द इसी प्रकार से उसमें व्यवस्थित होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा किसी भी टेंस में ये जो शब्द है वो इसी प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं और इसी से बाकी वाक्य बनते हैं। ये मूल वाक्य हो गया, जिसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं या अफर्मेटिव वाक्य भी कहते हैं। तो ये मूल जो अवधारणा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्लियर होने के बाद हम आगे वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जो टेंस में मूल 5 प्रकार के वाक्य पढ़े जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम टेंस शुरू करेंगे। तो आप जो है वो इस चीज को बार बार दोहराइए कि ये कर्ता, कर्म, क्रिया हिंदी वाक्यों में पहचानना सीखिए, ताकि हम जब ट्रांसलेट करें फॉर्मेट के अनुसार तो आपको मुश्किलें नहीं आए। और ये सहायक क्रियाएं अच्छी तरह आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए कि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये सहायक क्रियाएं होती है। क्रियाएं बहुत होती है और उनके अलग अलग फॉर्म होती है, लेकिन सहायक क्रियाएं इतनी होती है। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले सत्र में। तो आप जो है वो ये मेरे प्रयास हैं उनको आप लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि मुझे और प्रेरणा मिलेगी। और मैं इस कार्य को जो है बिल्कुल एकदम कक्षा के तरीके से बता रहा हूँ आपको, मैंने कोई बनावटीपन इसमें नहीं किया है। बिल्कुल आप जैसे एक सामान्य क्लास में किसी चीज़ को सीखते हैं, और यदि आपको कोई इसमें मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये चीज़ें आप इस प्रकार से और स्पष्ट करें, तो मैं इसको आपके तरीके से और व्यवस्थित करने की कोशिश करूँगा।